अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज तो करती है मगर इस कदर लाइट या हल्का फुल्का एहतजाज होता है कि हुकूमत को उसकी परवाह ही नहीं होती। एक वक्त था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे और एहतजाजी तहरीक और धरनों का तूती बोलता था और तारीख रकम होती थी, जबकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये हाल है कि वो 26 नवंबर के वाक़े को 1 साल होने पर एहतजाज की कॉल तो दे रही है, मगर साथ ही PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि अगर कोई हयाताबाद पेशावर नहीं आ सकता तो जहां मौजूद है वहीं कुरान ख्वानी कर ली जाए। PTI के बानी कई बार पार्टी क़यादत को ताकीद कर चुके हैं और हतमी कॉल दे चुके हैं कि कारकुनान को सड़कों पर निकालें, मगर उसके बावजूद क़यादत की तरफ से इस मामले को संजीदगी से नहीं लिया जाता और उसका नतीजा ये निकला कि हरीपुर के ज़िमनी इंतखाबात में जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और हर हवाले से लेवल प्लेइंग फील्ड भी मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार वहाँ खड़ा किया गया, कैंपेन भी चलाई गई, मगर वहाँ भी PTI को शिकस्त मिली। लिहाजा अब क़यादत को सर जोड़कर बैठना और अपनी एहतजाजी सियासत की स्ट्रेटजी पर तवज्जो देना होगी। या तो वो मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं और हुकूमत की शराइत पर इमरान खान को जेल से बाहर निकलवा लें, या फिर एहतजाजी सियासत का अलम बुलंद करें और जुलूसों, धरनों और लॉन्ग मार्च जैसी तहरीक चला के या उनके ज़रिए हुकूमत से अपनी बात मनवाने के काबिल हो जाएँ। PTI ग्रुपिंग में फंसी है और इमरान खान की जेल से रिहाई के लिए कोई प्लान मुरतब नहीं कर पा रही, जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद का सोच रही है। पीपल्स पार्टी एक अरसे से गिला कर रही थी कि तहरीरी मुआहदे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून उन्हें पंजाब में स्पेस नहीं दे रही, जबकि अब ज़राए दावा कर रहे हैं कि हुकूमत में पीपल्स पार्टी को शेयर देने के लिए मुस्लिम लीग नून तैयार हो चुकी है। इसमें कितनी सदाकत और हुकूमती ऐवानों में क्या चल रहा है, इस पर बात करेंगे। पैनल आज का इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। मैं ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली बुखारी साहब ने, इनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है कादर मंदोखैल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कमर इस्लाम राजा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया। राजा साहब, मुझे बताइएगा कि वैसे तो वो एक डायलॉग है इंडियन फिल्म का, खुश तो बहुत होंगे आज, लेकिन अब आज को 2-3 दिन गुजर गए हैं, इतवार का नतीजा निकला हुआ है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्सड अप हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही कह रही थी कि ज़िमनी इंतखाबात में धांधली हुई है, पीपल्स पार्टी भी कह रही है जो कि आपके इत्तेहादी हैं। फॉर इंस्टेंस DG खान में जो इलेक्शन हुआ है और पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे दोस्त मोहम्मद खोसा, कभी आपकी जमात के साथ भी उनके राब्ते थे, उन्होंने धांधली का इल्ज़ाम लगाया, जिस पर वस्ती पंजाब के जो सदर हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब, उन्होंने ये कहा कि हमें भी तशवीश है। तो क्या आप लोगों ने धांधली की है? जी, हमेशा से ऐसे होता है कि जब इलेक्शन कोई हारता है तो वो यही इल्ज़ाम लगाता है। ये कोई पहली दफ़ा पाकिस्तान के इलेक्शन में नहीं हुआ। जहाँ तक आपने खोसा साहब की बात की, वो उनसे हमारे राब्ते नहीं रहे। वो एक टाइम पे हमारे चीफ मिनिस्टर रहे हैं हमारी जमात की तरफ से, सूबे के वज़ीर आला रहे हैं, उनके वालिद मोहतरम जो हैं वो सदर रहे हैं, अपना पंजाब के सूबाई सदर रहे हैं, गवर्नर रहे हैं, नॉमिनी रहे हैं। तो वो इस दफ़ा चूँकि वहाँ की एक सियासत है और वो सियासत वहाँ पे कबायली ट्राइब्स पे ज़्यादा है DG खान में, और जब वो हमारे साथ थे तो उस वक़्त जो लगारी ख़ानदान थे ये पीपल्स पार्टी के साथ थे, और फिर जब ये आज पीपल्स पार्टी के साथ हैं तो लगारी ख़ानदान जो है यहाँ पे, तो ये दोनों का मुकाबला था। और इससे पहले भी जो आम इंतखाबात थे तब भी उस सूबे में मुख्तलिफ जगहों पे मुकाबला हुआ था। तो ये बुनियादी तौर पर ये वो इलेक्शन जो है वो दोस्त मोहम्मद साहब पहले भी हारे हैं, तो इस दफ़ा फिर हार गए। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई जो देखें उसके में सबसे बड़ा जो एविडेंस है वो ये है कि कोई धांधली नहीं हुई है, कोई मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि 2022 में एक इलेक्शन हुए जब सूबाई हुकूमत हमारी थी, हमजा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, और उस हुकूमत का दारो मदार उस इलेक्शन पे था, लेकिन उसके बावजूद हम 15 सीटें हार गए थे उस वक्त। और उस वक्त भी हमारी 15 सीटें नहीं, हम हार गए, आपका उस वक्त मौके पर हम 15 सीटें हारे, और उसके नतीजे में हमजा साहब की हुकूमत चली गई। तो उस वक्त भी एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ थी, उस वक्त भी यही इलेक्शन कमीशन था, उस वक्त भी सूबाई हुकूमत। जाहिर है जो जिसके मुताबिक ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अदम एतमाद हो चुका था
उसके बाद की बात है ना। बड़ी जो thank जो you आज for- ये इल्जाम for saying लगा this. रहे हैं, मैं बिल्कुल वही गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं उनके इल्जामात को, जो इल्जाम लगा रहे हैं कि इनकी सूबाई हुकूमत है, इनका इलेक्शन कमीशन है, इनकी इस्टेब्लिशमेंट है, ये 3 इल्जामात हम पे लगाए जा रहे हैं ना, तो मैं उसको काउंटर आर्गूमेंट दे रहा हूं कि उस वक्त ये तीनों चीजें, यही इल्जामात उस वक्त भी हमारे ऊपर थे, लेकिन 15 सीटें हम पंजाब में हार गए थे। अब आप आ जाएं हरीपुर की केपी की सीट पे कि उस ये पंजाब की इलेक्शन का रिजल्ट केपी के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि हमें केपी के उस अदसे से देखने की जरूरत है। वहाँ डिप्टी कमिश्नर इनके थे, वहाँ तमाम स्टाफ, एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या और पुलिस क्या, सब ठीक। कुछ इनकी थी, सूबाई महकमे इनके थे, और 1,92,000 इन्होंने पिछली दफा वोट लिए हुए थे। यही वो तब्दीली है जिसकी मैं निशानदेही करना चाह रहा हूँ कि लोगों ने अब खाली शोर शराबे और इल्ज़ाम की सियासत को मुस्तरद न सिर्फ पंजाब में किया है बल्कि केपी में भी किया है। चलिए। और उस हद से में आपको देखें तो आपको पंजाब के नताइज बड़े वाजे और बड़े ट्रांसपेरेंट नजर आएंगे। लेकिन जब अगर मैं बात करूंगी टर्न आउट की तो फिर आप कहेंगे ज़िमनी इंतखाबात में तो इतना ही टर्न आउट होता है। एनीवेज, ये turn out कादिर तो- मंतोखेल साहब, पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि धांधली हुई है डीजी खान के अंदर? देखिए फरवा, पहली बात तो ये है कि पहले ज़माने में अली बुखारी साहब वकील है। आमतौर पे लोग कहते हैं वकील करने की क्या जरूरत है, जज कर लो। यहाँ सूरत-ए-हाल ये है कि डिप्टी कमिश्नर करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट जो है ना सुल्तान राजा कर लो। अब इलेक्शन कमीशन इनकी गोद में बैठी हुई है, जो मर्जी है इनको ये घुमाते हैं, जो मर्जी है कर ले। ये इनकी सरदार दोस्त हुकूमत इनकी को क्या खुद मतलब, वज़ीर आला इनसे रह मुराद चुका है। क्या है? नून लीग है, पीटीआई है? मुझे जो भी confuse है। मतलब है, आप मतलब निकालते रहे, मेरे सवाल सुन ले। सवाल ये है कि आप मुझे बता दें, फरमान obviously मैं नो लीग आपको है, नो एक लीग शार्ट बात बेनिफिशियरी करता हूँ राजा साहब से बेहद एहतराम आपके चैनल पे। ये नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, मरियम बीबी का फॉर्म 45 दिखा दे, खुदा की कसम जिंदगी में कभी सियासत और वकालत का नाम नहीं लूंगा। क्या बात कर रहे हो आप? ये पूरे जो है ना वो एक प्लांटेड था। खुद ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि भाई ये जो है ना वो हमारे जो है ना वो हाइब्रिड सिस्टम है, और खुद 25 साल से एमएनए मिनिस्टर होता आ रहा है, रात 12 बजे बाजवा को फोन करके अपना रिजल्ट अपनी तरफ कर रहा है। तो ये सारी छोटी मोटी जो बातें हैं ये बिल्कुल सानवी रह जाती है। और मैं ये करूँ कि मुझे ये उम्मीद थी कि पंजाब की बाकी सीटों में शायद नून ले जाए, लेकिन हरिपुर का सीट पीटीआई का और इसका दोस्त मतकोसा का सीट हम 100% लेंगे। वहां भी उन्होंने डंडी मारी है। उसके बाद आप सुल्तान राजा से क्या सवाल करेंगे जिसकी अपना टेनोर खत्म हो जाए और वो एक्सटेंशन भी नहीं मिला है और वो बैठा हुआ है। जारी बात है उनकी नौकरी लगी हुई है, जो मर्जी करा लो उनसे। तो कादिर मंतोखेल साहब, लेकिन अगर बात सुल्तान राजा साहब पर ही आकर रुक गई है तो आप तो इत्तेहादी हैं यार, आप लोग तो उनको मना भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। यू हैव ऑल द राइट्स एंड इवन टू सिट डाउन विद ऑपोजिशन एज वेल, क्योंकि आप इस मामले में तो पीटीआई के साथ बात ये होता है ना, हमारी बदकिस्मती है। अली बुखारी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त है, मेरे बेटी भाई है। इनको भी पता है कि ये सिर्फ जो है ना पीटीआई एम्पायर की उंगली ढूंढ रही है। इनको सियासी लोगों से कोई बात नहीं करना है। आज 2 साल से ज्यादा वो ढूंढ रहे हैं और उनको पूरा हाथ, आप कहना चाह रहे हैं कि नून लीग को पूरा हाथ हैंडशेक के लिए मिल गया है और वो ढूंढ रहे हैं। देखिए फरवा, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद हमारे खुर्शीद शाह साहब ने इनको ऑफर किया है कि आइए हम गैर मशरूत तौर पे आपको सपोर्ट करते हैं, आप अपना वज़ीर आज़म लें। आज अगर पीटीआई का वज़ीर आज़म होता तो ये दिन उनको देखने नहीं नसीब होते और मुस्लिम लीग नून की इस तरह मनमानी नहीं होती कि वो जिस सीट पे हाथ रख ले सुल्तान राजा बोले ओके 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 हो गया। सवाल ये कि ये आगे हमें पता नहीं क्या देखना पड़ेगा, आगे किस तरह चलेंगे। सवाल ये है कि ये सारी चीजों करके मैं पहले भी अपनी पार्टी को कह चुका हूँ कि इस तरह पीटीआई के चंद लोगों को उन्होंने या तो नायल कर दिए या उनको लोटा बना दिए, उनको अब पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं है। तो वाज़े तौर पे 169 वोट जो दरकार है प्राइम मिनिस्टरशिप के, वो मुस्लिम लीग नून के पास मौजूद है। और फिर इस तरह पीटीआई को लोगों को तोड़ मरोड़ करके ये 2/3 मेजॉरिटी भी हासिल कर लेंगे। मैं पहली पार्टी को कह चुका हूं कि इंटरेस्टिंग कादिर मंतोखेल साहब, ये आप उस खदशे का इजहार कर रहे हैं जो हम डिस्कस करते रहे हैं अपनी, खास करके मैंने तो बहुत दफ़ा उठाया है कि ये ना हो कि 28वीं 29वीं तरमीम तक पीपल्स पार्टी ही मौजूद ना रहे। वो कहें जी पीपल्स पार्टी को भी उसी लाइन में खड़ा कर दें, सफ़ में जहाँ पे पीटीआई या जेयूआईफे को खड़ा किया। लेकिन कमिंग टू द पॉइंट, अली बुखारी साहब किया, आप लोग मुझे बताएं कि व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली। कि आप लोगों का सूबा था, आप लोगों की गवर्नमेंट थी,
आप लोग सीट नहीं निकाल पाए, पंजाब में सारी सीटें उनकी गवर्नमेंट थी, आप इल्जाम लगा रहे हैं वो निकाल पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फरवा आपका। देखिए बहुत डिटेल में ना कादर भाई ने बात कर दी है और बड़ी साफ शफाफ बात उन्होंने कर दी पहले फेज के अंदर। यही चीज़ तो हम डे फर्स्ट से कह रहे हैं। 2024 के जो 8 फरवरी का इलेक्शन था जिसमें मैं भी जीत के रात को घर आया था, रिजल्ट लेकर आया था, और 9 को रिजल्ट चेंज हुआ, आज तक वही कंडीशंस चल रही हैं। दूसरी बात, मैं कादर भाई की बात को जरा आगे बढ़ा दूं, ये तो अभी तो ये मुंह से बोल रहे हैं, ये ना भी बोलें तो हमें पता है कि ये ही हमेशा ब्लू आई चाइल्ड रहे हैं, इसीलिए इनको लाया भी गया, इनको स्ट्रक्चर इनको बिल्ड भी किया गया और इन्हीं के पास हर चीज़ रही। और मैं एक बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहब की साहिबा की एक बात कोट कर दूं फरवा, वो कहती होती थी ये पूरे का पूरा इदारा ही ले लेते हैं, ये कोई बंदा नहीं लेते। और आपने देखा कि चाहे वो जुडिशरी हो चाहे वो और कोई इदारे हों, उसके अंदर इनकी बहुत। तो सर आप लोग बंदा देते भी तो नहीं है ना, अगर वो इदारा ले लेते हैं, आप इल्जाम लगा रहे हैं, तो आप बैठे भी तो नहीं ना ऑपोजिशन लीडर के लिए। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, देखिए मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ फरवा, जो आप एक पिटीशन पड़ी हुई असगर खान पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है, मैंने तो नहीं कहा ना उसमें कि कैसे 1990 के अंदर चीजें बनाई गई, कैसे IGI, कैसे बैंक दिए गए, कैसे इनको तोड़ा गया, कैसे लोगों को पैसे दिए गए, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। प्रूफ सिंह है, कहते हैं गलत कह रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, असगर खान पिटीशन देख लीजिएगा उसको आप। और अब आगे आ जाता हूँ आपके सवाल के ऊपर। देखें इलेक्शंस तो हम बड़ा फेयरली और क्लियरली जीते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आप आज भी मैंने मिसेस उमर अयूब साहिबा जो हैं, मेरे से उनके बहुत अच्छे तल्लक हैं, मैं 2 दफ़ा हरीपुर गया उनके ऊपर, उनके इस इलेक्शन कैंपेन के अंदर भी, और उसके बाद भी गया क्योंकि DRO ने भी बुलाया और इलेक्शन कमीशन ने भी बुलाया, उन दोनों में भी अपीयर हुआ, CM को भी रिप्रेजेंट किया। जो फॉर्म हमारे पास पड़े हैं वही फॉर्म जो है वहां पर जो आपका असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे जो आपके पोलिंग बूथ पे बैठे होते हैं, उनके पास भी वही है। लेकिन जो DRO दे रहा है आपके फॉर्म्स, वो तो ऑल टुगेदर और हैं। सो जो DRO है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का नहीं होता, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजा होता है। जो वहां पर डिप्यूटेड ये AC/DC की बात कर रहे हैं वो नहीं थे, वो जो सिक्योरिटी थी वो फेडरल गवर्नमेंट के पास थी। मैं इस तरफ दोबारा आऊंगी इलेक्शंस की तरफ, क्योंकि आज नवाज शरीफ साहब ने मुलाकात भी की है जो जीते हुए कैंडिडेट से उनके साथ, और उन्होंने कहा कि अवाम ने जो है वो कारकर्दगी और खिदमत को वोट दिया है, और साथ ही उन्होंने कहा कि मुल्क टेक ऑफ कर गया है। फिर उन्होंने कहा कि इस मुल्क को बनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ इशारा करके कह रहे थे कि उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। तो उन्होंने कहा इम्पॉर्टेंटली कि खिदमत और क्या कहते हैं कारकर्दगी को वोट दिया। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई कारकर्दगी या खिदमत नहीं थी? मेरा तो सवाल आपसे ये है राजा साहब, ये अच्छी ये बात है, मीटिंग शीटिंग हुई है, सीम्स लाइक नवाज शरीफ साहब को भी कॉन्फिडेंस दिलाया गया है कि सर जी घबराना नहीं है, पीछे अब की बार कोई लोग खड़े होंगे थोड़े बहुत। ये बिल्कुल नवाज शरीफ साहब के पीछे लोग खड़े हैं और वो उन लोगों को अवाम कहते हैं। अच्छा। ये कोई पहली दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ना ज़िमनी इलेक्शन जीते हैं, जनरल इलेक्शंस भी जीते हैं, सबसे ज़्यादा मर्तबा जीते हैं, और इसका टेस्ट भी उसी वक्त होता है जब वोट डलती है। अब हरीपुर की मैं बात अब दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन सब कुछ यानी थाना कचहरी सारी चीज़ें, और वज़ीर आला आके धमकियां भी उनको देंगे कि अगर हम इलेक्शन हारे तो फिर सुबह का सूरज नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा था कि लेट मी करेक्ट यू, उन्होंने कहा था कि अगर धांधली हुई तो लेट मी करेक्ट यू ओवर हियर। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की थी कि अगर अभी वो क्या कह रहे हैं, अभी वो क्या कह रहे हैं, देखो ना लफ्ज इतना ही है ना कि धांधली कब होगी जब देखें ये तरीका नहीं है। मैं खामोशी से मैंने गुफ्तगू सुनी है, तो मेरी गुजारिश है कि जब मैं वो सर एक पॉइंट डाल रहे थे, नहीं पॉइंट मैं भी डाल सकता हूँ, मेरी जुबान से ज्यादा लंबी किसी की नहीं है, लेकिन एक तरीका कार डेकोरम होता है, तो ये बीच में रोकना या ये करना। मैंने ये गुजारिश की कि धांधली किसको कहते हैं, हार जाने को धांधली। तो मैंने इसलिए कहा कि उनका जो बैनसतूर मतलब तो यही था ना, और क्या था कि जी जो हार गए, और तमाम अगर वो लोग इनके हैं उनके तबादले ये कर सकते हैं, उनको नौकरियों से ये निकाल सकते हैं, सूबाई हुकूमत इनकी है। तो उसके बाद और इसके बाद वो रिजल्ट के टाइम जो है 2 सूबाई वजीर इनके हैं, MPAs हैं, वो भी वहीं बैठे हुए थे। डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर इनकी अपनी कमीगाह थी, इनकी अपनी यानी वो था अड्डा था या अपना दफ्तर था, सूबाई हुकूमत इनकी थी। तो वहां पे आके तो जब उसको अदसे में उसमें देखेंगे तो फिर आपको वो इल्जाम नहीं लगा रहे ना, पीपल्स पार्टी भी आप पे इल्जाम लगा रही है। बाकी ये है कि कारकर्दगी को हम प्रोनाउंसिएशन के जरिए चाहे जितना भी तंजिया बनाने की कोशिश करें, कारकर्दगी बहरहाल कारकर्दगी होती है। पंजाब में आज तक देहात के रहने वाले जो 70 से 75% आबादी देहात में रहती है,
उसको सफाई का हक उसका नहीं माना गया था, तस्लीम नहीं किया था 70 बरस में। पहली दफ़ा पंजाब की हुकूमत ने ये हक तस्लीम किया है कि देही इलाके में रहने वाले को भी ये हक हासिल है कि वो भी बीमारी से बचे, उसको भी, उस पे भी जरासीम हमला आवर ना हो। टैक्स का पैसा देते हैं लोग, कोई एहसान नहीं। अगर आप सड़कें बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, अस्पतालों पे लगाते हैं, ये एक बेसिक नेसेसिटी है जो दुनिया के किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में हुकूमत देती है, उस पे वोट नहीं मांगे जाते। ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है राजा साहब। वो वोट हमेशा कारकर्दगी पे, हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में तो इवन वहां पे भी अगर कोई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अच्छा ना परफॉर्म कर सके तो गवर्नमेंट अगली दफा नहीं बनती। ये आपसे किसने कह दिया कि वोट कारकर्दगी पे नहीं मांगे फिर आप कह रहे हैं कि अगर कारकर्दगी अच्छी ना हो तो गवर्नमेंट अगली दफा नहीं बनती। पीटीआई तो तीसरी मर्तबा नहीं बनती। क्या कहेंगे फिर? आप दुनिया भर में देख लें, लोग एवेलुएट करते हैं हुकूमत की कारकर्दगी को और फिर वोट देते हैं। अगर ये बात हो तो फिर तो इलेक्शन के बाद एक ही जीतता रहे। तो ये आपने कैसे कह दिया कि जी हुकूमत जो है वो कारकर्दगी पे नहीं बनती? हुकूमतें, अदारे कारकर्दगी पे बनते हैं। और अगर ये एहसान नहीं था, मैंने आपके पॉइंट से डिसएग्री किया है कि सड़कें, पुल, बेसिक नेसेसिटी, पीने का साफ पानी, कचरा उठाना, गलियां साफ करना, ये हुकूमत के वो काम है। और ये माजरत के साथ तोड़े भी काम नहीं है ना सर, ये आपकी लोकल गवर्नमेंट के काम है जो आप लोग कहते हैं, जिस पे आप वोट लेते हैं और जिसको आपने आज तक फंक्शनल होने नहीं दिया बशमूल तमाम जमात। नहीं, अगर मैं तहरीक इंसाफ के किसी नुमाइंदे से बात कर रहा हूँ तो मैं तस्लीम में खम, सरे तस्लीम खम। लेकिन मैं अगर किसी नहीं, मेरी गुजारिश सुन लेना, मैं अगर किसी मॉडरेटर से बात कर रहा हूँ तो फिर मेरा ये क्या होता है? आपको क्या लगता है कि जर्नलिस्ट वो होता है जो आपके हक की बात करे? आपको लगता है जर्नलिस्ट वो होगा जो आपके अच्छे काम बताता रहे और आप पे तनकीद ना करे और आपको तस्लीम ना करे? और अगर वो जर्नलिस्ट तस्लीम कर रहा है तो आप उसे किसी पार्टी का कर देंगे? वो फॉर हेवन सेक्स डोंट डू दिस, नॉट ऑन माय शो, नॉट अगेन, प्लीज डोंट डू दिस। नहीं, if you don't want me to be on your show then it's your sweet will, लेकिन मुझे बात तो करने देना। आपने मुझे बोलना ही नहीं दिया, आपने बार बार मुझे टोका, आपने बार बार मुझे बात करने दे। मैंने मुझे कभी किसी शो में ये बात करें, आपके पास पूरा राइट है, मगर मैं इस बात को बिल्कुल तस्लीम नहीं करूंगी इतनी देर से, मतलब आप बोलेंगे कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहा हूं। मैंने ये नहीं कहा। बाहरों लेके आए हो तुम यार, वो पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तान में रहते। मैं पीपल्स पार्टी की बात करूंगी तो आप क्या मुझे जाली बना देंगे? फॉर हेवन सेक्स, मतलब नून लीग की बात करते रहे, अच्छा बोलते रहे नून लीग के बारे में, वो एक्सेप्टेबल है। करने ही नहीं दी तो फिर मैं और क्या कह सकता हूँ? देखिए ना, मुझे आप बात करने दें। आपने होगा तो फिर यही जवाब आएगा, इल्जामात लगाएंगे। आपने फरमाया ऐसा तो नहीं होता है। चले हाउ अबाउट दिस, मैं राजा साहब को आई विल कम बैक। मुझे एक जुमला भी नहीं आपने कहने दिया। मैं राजा साहब आप पे दोबारा आती हूँ, मैं राजा साहब आप पे दोबारा आती हूँ। एक छोटा एक जुमला मुझे कहने दें। चले प्लीज बोले। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें हुकूमत का फर्ज होता है, कोई एहसान नहीं है, लेकिन इससे पहले क्यों नहीं हुआ? मैं ये सिर्फ इतनी गुजारिश थी मेरी। ये आप जारी रखें। ओके, इस पे हम बात कर सकते हैं ब्रेक से वापसी पर कि इससे क्यों नहीं हुई। ये एक आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट के बदले आप एक हेल्दी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, बट नोबडी अलाउज यू टू अटैक पर्सनली एंड गो दिस लो। आई एम सॉरी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। वेलकम बैक। राजा साहब बात कर रहे थे, मैं चाहूँगी कादिर मंतोखिल साहब प्लीज़ आप भी इस पे थोड़ा सा कमेंट कर दें, फिर मैं आज जो 26 नवंबर है उसके हवाले से भी गुफ्तगू करना चाह रही हूँ। एक तो मुझे बताएं कादिर मंतोखिल साहब, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मैं अपनी पार्टी में भी कह चुका हूँ, पछतावा है। अब ये 28वीं तरमीम और हम देख रहे हैं मुतादिद मरतबा पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग जो है वो रोला डाल लेती है चीज़ों पर, और आप लोगों ने जो तहरीरी मुआहदा किया था 2.5 साल की बात भी हो रही है। एक तो इस पर भी रोशनी डालिएगा कि क्या ये मुआहदा हुआ था, कैसी बात हुई थी, और दूसरा ये कि आप लोगों के जो रिटर्न चीज़ें थी उस पर तो आप लोग हर बात कहते हैं कि हमारी बात मानी नहीं गई, पंजाब में स्पेस नहीं मिल रही। तो ये जो भी ज़िमनी इंतखाबात हुए इसके बाद आपको कोई चांस लग रहा है कि पीटीआई की, पीपल्स पार्टी की माजरत के साथ, पीटीआई की तो खैर ज़रूरत नहीं है उनको, पीपल्स पार्टी की ज़रूरत रहेगी और पीपल्स पार्टी की बात सुनी भी जाएगी? परवाह हमारे लोगों का जो पंजाब में है उनका पहले दिन से इनसे शिकवा था, इसके बावजूद कि हमारा एक तहरीरी मुआहदा इसके साथ मौजूद था और उस पर अमल नहीं किया। उन अफसरान, मैं कहूँगा करप्ट अफसरान या बदमाश अफसरान को लगाया गया पीपल्स पार्टी के हल्कों में जो एंटी पीपल्स पार्टी थे। ये बाद में 500 मरतबा ज्यादा कर चुका हूँ। दूसरे जो मोहतरम फरमा रहे हमारे नून लीग के साथी, वो कह रहे कि कारकर्दगी की बुनियाद पे, अब अगर कारकर्दगी की बुनियाद पे मैं देख लूँ कि पिछली पीडीएम की हुकूमत में
मुल्तान के अस्पनेश्तर अस्पताल की छत से 500 से ज्यादा लाशें बरामद हुई है। और ये बात असम्बली में रिकॉर्ड पे मेरा स्पीच मौजूद है कि फांसियां लगाओ उनको जो ये डॉक्टर इस तरह करे या जो भी लोग मुलव्वस है। सुन ले आगे सुन ले। दूसरी बात ये कि कारकर्दगी अगर है तो अभी तो मरियम बीबी ने फिते ही काटे हैं ना, काम अभी किधर हुआ है? वो जो 10-10 लाख रुपए सैलाब सदकाम को देना था, जो तकरीबन 61 अरब रुपए या उससे खरब रुपए बनते थे, मेरे कैलकुलेटर में नहीं आते हैं, वो तो दूर की बात है, कुछ ही अरब दे चुके हैं। और 25 लाख लोगों को जो दो किश्तियों में उन्होंने रेस्क्यू किया है, उसको 25 लाख से भी हिसाब लगा लो तो कितने खरब रुपए बनते हैं, और दिए कितने 6 अरब रुपए। और फिर कारकर्दगी की बुनियाद पे अगर मैं बात करूं तो हरिपुर में इनकी कौन सी हुकूमत है, कौन सी कारकर्दगी है? वहां तो पीटीआई की हुकूमत है, तो कारकर्दगी आपकी किधर है? वहां तो आपने एक मैनुअल का ढक्कन भी नहीं दिए, तो किस बात पे आप वोट मिले? वोट सिर्फ मिले कि सुल्तान राजा को कर दिए, बाकी इलेक्शन जेब में रख लो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सवाल ये है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मुझे जाती तौर पे ये उम्मीद थी कि हरिपुर के सीट पीटीआई को और मुल्तान के या जो NA-158 है अपना कोसा साहब वाली सीट, ये कम से कम पीपल्स पार्टी को छोड़ेंगे, यहाँ दांधली नहीं करेंगे। मगर उन्होंने तो हद कर दिए, उन्होंने तो झाड़ू फेर दिए जो दांधली का। सवाल ये है कि ये सारी चीजें अगर मरियम बीबी के कारकर्दगी की बात कर रहे हैं तो मुझे बता दो, सिवाय फिते काटने के उन्हें काम कौन से किए? और यहाँ पे जो आप पब्लिसिटी की बात कर, सिर्फ जो उन्होंने जो इलेक्ट्रिक बसों का है, मैं आपको ऑफिशियल फिगर बता रहा हूँ, उनको वेबसाइट चेक करें पंजाब गवर्नमेंट का, 1 अरब रुपए सिर्फ मरियम बीबी ने पब्लिसिटी के लिए रखा है, और लगभग 30 अरब रुपए उन्होंने पब्लिसिटी के रखा है, जहां ये बेजमीर अखबार और टीवी चैनल 2-2 मिनट में इश्तिहार छापते हैं 60-60 पेज के, और हर 2 मिनट में जो ना उनकी जो ना वो इश्तिहार आते टीवी चैनल में। सवाल ये है कि इस तरह आपने कारकर्दगी शो करनी है तो पाकिस्तानी आवाम तो अच्छी तरह जानते हैं। अब आप हाइब्रिड निजाम के जरिए सारी चीजें हड़प करना चाहते हैं तो करे, कोई मसला नहीं है, लेकिन याद रखें कि ये पीपल्स पार्टी है, ये घुरेलों की पार्टी है। ये जो ना ये आपने पीटीआई के जो बर्गर बचे थे उनके खिलाफ FIR काट के डरा धमका के उनको आपने चुप किया है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो ना 50 साल की पार्टी है, कोड़े फांसियां जेलें ये सब चीज हमने देखी है। जिस दिन पीपल्स पार्टी पटरी से उतर गई है तो फिर आप देखेंगे फिर होगा क्या वफाकी हुकूमत का, होगा क्या आपका लेकिन सर आप पंजाब लोगों की हुकूमत का। कारकर्दगी ही नहीं है ना, आप वो कह रहे हैं कि कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मिला है, तो वो निगेट कर रहे हैं इस चीज को कि किसी और जमात की कारकर्दगी नहीं रही है। और उन्होंने एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग उठाया था कि पहले वालों ने क्या किया। की बिना पे तो हरिपुर में क्या किया उन्होंने कारकर्दगी को, तो बताया मुझे। हरिपुर में एक ढक्कन का मैनुअल का ढक्कन दिया जो वहाँ कारकर्दगी बता रहे। ठीक, मैं तो सवाल रख रहा हूँ कारकर्दगी के ऊपर। ठीक है अली बुखारी साहब, मुझे बताइए 26 नवंबर है आज, और ठीक है ये तो हमारे मुल्क में एक वतीरा रहा है राइट फ्रॉम 1947 टिल दिस 47-45 पता नहीं क्या है भाई, लेकिन हमारे यहाँ पर जमहूरियत के लिए हमेशा कोशिश की गई है और जमहूरियत मुकम्मल तौर पे मिली कभी नहीं। अब मुझे बताएं कि आप लोगों ने आज क्या प्लान किया हुआ था, क्योंकि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि कम से कम पीटीआई जो है वो हुकूमत पे प्रेशर डालेगी। आप लोग तो प्रेशर डालने से भी, डालना तो दूर की बात है, आप लोग तो बिल्ड करने के लिए भी लग रहा है कि एफर्ट नहीं कर पा रहे। पर वह ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। 26 नवंबर जो है बहुत बड़ा इंसिडेंट था, और जिसको तारीख कभी नहीं भूलेगी, जिसको हम कभी नहीं भूलेंगे, जिसको पाकिस्तानी कभी नहीं भूलेंगे, और कोई भी नहीं भूलता। तभी आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन ये किया। आपको भी पता है कि 26 नवंबर को क्या हुआ, हमें भी पता है। जो हमें कहते थे कि बर्गर बचे हैं और ये नहीं हुआ, हमने तो गोलियां खा के दिखा दी ना। आपके साथ लीडरशिप के साथ हुआ होगा, हमारे तो आम वर्कर से लेकर लीडरशिप सबके साथ हुआ। हमारे लीडर इमरान खान साहब को 6 गोलियां मारी गई, हमारे वर्कर्स को गोलियां मारी गई। सो इससे तो कोई डिनाई नहीं करता। पर्चे चढ़ते तो बहुत छोटी चीजें है ना, बहुत पीछे रह गए। यहाँ पर बड़े बड़े के साथ वो हुआ था तो आपके ही तो वजीर आला थे जिन्होंने FIR नहीं कटवाई थी। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हमारे वजीर आला ने भी एप्लीकेशन दी थी, मैं तो खुद इस चीज के अंदर हूँ ना। उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब जो थे, उन्होंने भी एप्लीकेशन दी थी। एप्लीकेशन पे FIR ही नहीं दी गई, जिसकी बेसिस पे इमरान खान साहब ने कहा था यहाँ एक बंदा अपना FIR नहीं कटवा सकता, तो ऐसी हुकूमतों को हमने क्या कर दिया। यही फर्स्ट वो बात थी जब हम लोगों ने सबने बैठ के डिसाइड किया कि अगर ये जमहूरी इदारे, अगर हमारे वजीर आला, अगर हम पॉलिटिकल पार्टी इस काबिल भी नहीं है कि वो अपनी गोलियों लगने के बाद पर्चे भी करा सकें, तो ऐसी हुकूमतों को हमने नहीं लेके आना। हमने सिविल सुपरमेसी की बात की है फरवा, और सुपरमेसी को हम लेके चलेंगे। हमने आज 5 बजे पेशावर के अंदर जो है योम सियाह पूरे मुल्क में हमने अनाउंस किया, वहाँ पर हमारी लीडरशिप जाएगी।
वहां पर जो है लेकिन जितने भी seems like allow me to interrupt अली बुखारी साहब, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि आप हुकूमत के खिलाफ कोई ऐसा एहतजाज प्लान करें जो आपने 126 दिनों का किया था, दैट वाज नॉट जमहूरी एज वेल, लेकिन कम से कम आप लोग एक पेज पर तो हों। अब लग ही नहीं रहा है कि पीटीआई के जो लोग हैं वो एक पेज पर है, पंजाब की क़यादत गायब है, मौजूद ही नहीं है ग्राउंड में। आप कहीं इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, कहीं इलेक्शन का बायकॉट कर देते हैं। देखिए फरवा, आप जो बात कर रही हैं ना, वो बड़े एक अच्छे दिनों की बात कर रही हैं, अच्छे माहौल की बात कर रहे हैं, अच्छे मुखालिफिन जब एम्पायर आपके साथ थे। यहाँ पर तो आपने सिविल डेमोक्रेसी की बात कर दी, आपने जमहूरियत की बात कर दी। मैं आपके प्रोग्राम में आज कहता हूँ, मैं खुद अपनी तरफ से एप्लीकेशन देता हूँ, मुझे मीनार पाकिस्तान में जलसा करने की इजाजत दे दें। सिंपल सी चीज बता रहा हूँ, मैं आपके सामने आज एप्लीकेशन देता हूँ कि मुझे कराची में कायद-ए-आज़म के मज़ार पे जलसा करने की एग्जांपल दे दें, इजाजत दे दें। बात यह है कि आप उस लिमिटेड चीज के अंदर रह के बात कर रही हैं जिसके अंदर लोगों की जानें गई हुई हैं, जिसके अंदर लोगों का जान के साथ उनका काम, कारोबार, इज्जतें गई हुई हैं। सो उससे आगे इंसान के पास कुछ भी नहीं होता। फरमा, आपको बड़ा रियलिस्टिक अप्रोच रख के बात करनी चाहिए। और किस चीज के पीछे गई? सुपरमेसी ऑफ लॉ के पीछे, आपके सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे, रूल ऑफ लॉ के पीछे। जो मेरा दीन मुझे मेरा इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस भी बताता है, मेरा लॉ भी बताता है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन भी बताता है। बट डू यू एग्री विद दिस थिंग कि एक टाइम था कि पीटीआई जब बाहर निकलती थी तो हुकूमत जो है वो घबराती थी। नो अली बुखारी साहब, आई वुड डिसएग्री, बिकॉज़ आप बहुत कंफर्टेबल जोन आप ना, बात यह है कि अगर हुकूमत घबरा ना रही होती और अगर हुकूमत डर ना रही होती तो बिलीव मी, एक दिन के अंदर, एक मिनट के अंदर कोर्ट का ऑर्डर मानती और सीएम केपी को मिलाती। 2 महीने हो गया, बेचारा हर मंगल को आके बैठ जाता है, हर जुमरात को आके बैठ जाता है। 4.5 करोड़ का वजीर आला है और उसको मिलने नहीं दिया जा रहा। क्यों? ये जरा पूछे ना इनसे, क्यों? वजह क्या है? क्या वो वज़ीर आला नहीं है? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? या इमरान खान साहब ऑर्डिनरी कैदी नहीं है? एक यार ऑर्डिनरी कैदी के भी जलवाए की है, उनकी भी मुलाकातें होती हैं, बहनें बाहर रुल रही होती हैं, उनको कोई नहीं मिलने देता। हम लोग बाहर धक्के खा रहे होते हैं, हमें मिलने कोई नहीं देता। केसेस हमारे फिक्स नहीं होते, जब दिल होता है 3-3 महीने की जजेस तारीख डाल देते हैं। पिटीशंस उसकी बीवी की आज तक नहीं लग रही, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। कादर भाई इसको एक्नॉलेज करेंगे कि जो लेसर पनिशमेंट का केस होता है, जो नॉन प्रोबेटरी क्लॉज में फॉल कर रहा है, 7 ईयर्स पनिशमेंट है, जनवरी की अपील फाइल हुई है और नवंबर आ चुका, फिक्स नहीं हुई, आपकी बेल फिक्स नहीं हो रही। तो ये 26वीं और 27वीं अमेंडमेंट के जो है ना कारनामे हैं, कारसाज़ें हैं। अब बात यह है कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की फरमा आपके प्रोग्राम। चले मैं इसी को आगे बढ़ाती हूँ। राजा साहब से यही सवाल है मेरा कि ऐड कर दूं, मैं एक चीज ऐड कर दूं फरमा। जो बीबी बैठी हुई है, इनके वालिद साहब और चाचा गुजार के चले गए हैं। आप तो ये किसको बता रहे हैं, किसको नहीं पता। 70 से छोड़ दें आप, पीपल्स पार्टी के 10-15 साल निकाल देता हूँ, जो डिक्टेटर रहे उनके 10-15 साल निकालता हूँ। सबसे ज्यादा टाइम आपने पंजाब में और पाकिस्तान पे गवर्न किया है। ठीक है, आपने गवर्न किया है, तो खुदा रहा कम से कम इस तरह ना करें। जान तो अल्लाह को देनी है, कम से कम इतनी ऑनेस्टी जरूर रखें कि अपने जाती फायदे से बाहर आगे चलना। हम लोगों ने नुकसान किया, गुड इनफ, हम लोग बैठे हुए हैं, राजा साहब, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। राजा साहब, वैसे हम मौरूसियत की बात तो मैं इसलिए किसी भी जमात से नहीं लेती क्योंकि आप कभी अली बुखारी साहब, आप लोगों ने भी जो कैंडिडेट खड़े किए थे वो रिश्तेदारी थे सारे, तो मौरूसियत तो हर जमात में है, इस वक्त सरायत कर चुकी है। नहीं परवाह, मैं आती हूँ, प्लीज लेट मी आस्क क्वेश्चन। सुन ले। हाँ, देखिए, आप मुझसे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लें। आपने कमेंट किया, देखिए मैं कोई फ्यूडल लॉर्ड का बेटा नहीं हूँ, मैं कोई किसी हाँ, पर जब आप उमर अयूब साहब की कुर्सी पे उमर अयूब साहब की अहलिया को खड़ा करेंगे तो लोग ये सवाल बोलेंगे। गंडापुर साहब की सीट पे गंडापुर साहब के भाई लड़ेंगे तो बोलेंगे। खान साहब से मिलने गया था ना, मैं मैसेज लेकर आया था, मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैंने नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ा, मुझे खान ने सेनेट का टिकट दिया। यार मैं तो किसी मरूसी सियासत का कायल ठीक है। अब जो उमर अयूब साहब की आपने बात की, इस तरह की मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी ज्यादा अच्छी मिसालें फिर निकाल के दिखा सकती है। चलिए, लेट अलाउ मी टू आस्क क्वेश्चन टू राजा साहब। मैं चाहूंगी कि पार्टिसिपेंट जो है वो इक्वली देखिए। फरवा, आप क्वेश्चन करेंगे ना, मुझसे थोड़ा सा रिप्लाई ले लिया करें, मैं बड़े छोटे टाइम में देता हूं रिप्लाई। पीपल्स पार्टी जब तक वर्कर्स को टिकट देती थी तो वो अवाम में थी। जब वहां पर मरूसियत चलेगी, वर्कर्स को टिकट चलेगी तो नापैद हो गए उनके पास भी। उनके पास पूरे 265 कैंडिडेट्स नहीं थे इस दफा, 200 से कम कैंडिडेट्स थे पाकिस्तान में। और जो उमर अयूब साहब की खालिस्तान आपने बात की, उसकी वजह यह थी कि वो सीट जीत के वो उनकी FIR झूठी दी गई, वो अपोजिशन लीडर थे और उनको 10-10 साल 40 साल सजा हुई। ठीक है, चले गुड इनफ राजा साहब, ठीक है, ये स्ट्रेटजी हो सकती है। राजा साहब, अब आप पे बहुत सारे इल्जामात लग गए हैं, मुझे सवाल करने की तो वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन क्या सोच विचार कर रहे हैं आप लोग के ऐसे ही मुल्क को चलाना है कि कुछ लोगों को साथ बिठाना भी है? जी, जान तो बिल्कुल अल्लाह को देनी है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। वो ये अब ज़रबुलाम बन गया है, लेकिन बहरहाल देखें, ये बात जो इनफरादी मिसालें होती हैं वो हर जगह होती हैं। अगर बुखारी साहब, बिल्कुल मैं वेरीफाई करता हूँ इनफरादी मिसाल हैं, तो मैं भी एक इनफरादी मिसाल ज़रूर मौजूद हूँ।
बाकी मैं सिर्फ 2 गुजारिशात करूंगा। ये जो अभी आपने वजूहात इनसे पूछ रहे थे कि एहतजाज अब वैसे क्यों नहीं है कि हुकूमत घबरा जाती है, पहली वजह ये थी कि ये गलतियां करके तमाम मामलात में कोई भी फैसला करते हुए पहले एक करके फिर उसके बाद के जी वो गलत हो गया था हर चीज़ में। यानी मैं अब एलेबोरेट नहीं करूंगा, लेकिन वज़ीर आला कोई इंतखाब को देख ले, पहले एक बनाया फिर पता चला जी वो गलत हो गया था, बुज़दार साहब गलत हो गए, हालांकि वो ऐन गैन पे बना था। फिर उसके बाद बने परवेज़ इलाही साहब बने, फिर हुकूमत तोड़ दी। इसी तरह परवेज़ खटक साहब को बनाया, फिर पता चला गलत हो गया था। फिर वो, और हर जगह पे आप कैबिनेट में देख लें, एक तो वो वाली। लेकिन दूसरी बात तारीखी हवाला में दूंगा, मंदोखेल साहब भी सुन रहे हैं, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फांसी हुई, शहादत हुई, तो उसके बाद क्या हुआ कि 2 रास्ते थे। एक मुर्तज़ा भुट्टो साहब का रास्ता था, जुल्फ़िकार वाला, तशद्दुद वाला, मार पीट वाला, गाली गलोच वाला, और एक रास्ता बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का था कि जमहूरियत बेहतरीन निकली थी, नुसरत भुट्टो साहिबा और फिर बेनज़ीर साहिबा का ये फेमस प्रोवर्ब भी उन्हीं का है। बहरहाल दोनों का आप देख लें, तो उन्होंने पॉलिटिकल रास्ता अपनाया, दूसरों ने जो है वो दूसरा अपनाया। तो वक्त ने साबित किया कि वो बात जो है वो दूसरा रास्ता दुरुस्त था। अभी क्या हुआ है, सियासत में एक लोगों का मिजाज होता है, सियासत में उम्मीद होती है, पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं वो एक उम्मीद पे लड़ते हैं। जब उन्हें पता चलता है, और हुकूमत के दौरान भी यही था कि सारे लोग इनके अपनी गैलरीज में बातें करते हैं कि जी ये फैसला होता है, जब फैसला हो चुका होता है तो पता चलता है वो फैसला ओवर रूल हो गया, वो ओवरराइड हो गया, वो वीटो हो गया। तो हर मामले में अब वो लोग मायूस हो गए। आप देखें कि ये जो कल की कॉल थी 25 नवंबर की, वो कितनी बड़ी कॉल थी पूरे मुल्क में कि जी अडयाला रोड पे पहुंचे। अब वो लोग मायूस होते जा रहे हैं, और सियासी जमातों को हमेशा सियासी रास्ता इख्तियार करना पड़ता है, तो फिर वो कामयाब होती तो है। आप पूरे दिल से वेलकम करें ना, उनको बुलाएं। आप वैसे तो स्पीकर साहब ने कहा भी था। जी मैं आपको एक ताज़ा तरीन मिसाल दे दूं। इससे पहले हमने खुले दिल से, यानी हम अपोजिशन में थे, हम एग्रीव्ड थे 2018 के बाद, मैं खुद 10 महीने जेल में रहा, हम एग्रीव्ड थे, हम कह रहे थे कि जी आइए, लेकिन इसके बावजूद उस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन ने हाउस में खड़े होके कहा था कि वजीर आजम साहब आइए। आप जेल में थे राजा साहब, आप पे नैब के केसेस चल रहे थे, आपको याद है? जी मैंने उसी का जिक्र और आपको याद है कि नैब के ऊपर पीपल्स पार्टी ने आपको कितना अरसा मनाने की कोशिश की, और आज नैब है कि नहीं है, जरा मुझे जवाब दीजिएगा। देखें, ये गलतियां जो होती हैं, ये हमने तो उन गलतियों को पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने तो मिसाके जमहूरियत में दुरुस्त कर दिया था ना। फिर ये एक नई जमात आई थी जिन्होंने आके तो उस कल्चर को दोबारा शुरू किया, वरना एटलीस्ट मिसाके जमहूरियत में ये फैसला तो हो गया था कि जिसकी हुकूमत आएगी उसको उस असम्बली को 5 साल पूरा करने दिया जाएगा। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि हमने 18 में ये खड़े होके इन्हें कहा, इन्होंने नहीं माना, इन्होंने कहा जी कि चोर डाकू। फिर जब हमारी हुकूमत बनी तो फिर इनको यही ऑफर्स आई। अभी मैं 27वीं तरमीम पास हो रही थी उस दिन की बताता हूँ आपको, वर्बेटम है, असेंबली की रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि अचकजई साहब ने अपनी स्पीच में कहा, जिस दिन पास होनी थी, मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ, कि जी तीनों सियासी जमातें मिलकर बैठें और फैसला करें, और इमरान खान साहब के दस्तखत लाना जेल से मेरी जिम्मेदारी है, ये वर्ड्स हैं। और स्पीकर साहब ने उसी वक्त उनको एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा जी मैं अभी बिठाता हूँ कमेटी और इसको रोकते हैं और हम बैठ के बात करते हैं। उसी सांस में अचकजई साहब ने कहा, उन्होंने कहा हम तो आपको मानते ही नहीं है तो हम बैठें क्या। अब कहीं ना कहीं तो गुफ्तगू होगी ना जी, कमेटी से आप निकल के, यानी जाहिर अगर आपने बात करनी है तो बात करने के लिए किसी के वजूद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब आपने एक्सेप्ट कर लिया तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको पीटीआई कहते हैं वो समझती है कि उनकी हार हो जाएगी, क्योंकि वो फॉर्म 47 और 45 वाले बयानी को लेकर चल रहे हैं। लेकिन बहरहाल इसका एंड कहीं पर तो होना है। बहुत शुक्रिया, कमर इस्लाम राजा साहब मौजूद थे हमारे साथ, कादर मंदोखेल साहब और अली बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया था, तीनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो मईशत का हाल और अहवाल जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आज एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात से गुजरा और मईशत की बेहतरी के लिए मुश्किल फ़ैसले भी करना पड़े। ताहम अब पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम हो चुकी है। हुकूमत खुश है कि मुआशी ग्राफ बेहतरी की जानिब गामज़न है, और अगर अदाद-ओ-शुमार के घोरक धंधे को देखें तो मुल्की मईशत तरक्की कर रही है।
महंगाई सिंगल डिजिट में आ चुकी है और आईएमएफ से कर्जे की मुसलसल किस्तें मिलने से मौशी अशारिये बेहतर हो चुके हैं और हुकूमत भी यही नवीद सुना रही है कि सब अच्छा है और मुल्क की मईशत की ग्रोथ बढ़ रही है। मगर दूसरी जानिब रिपोर्ट्स आती हैं कि सालाना लाखों अफराद बेरोज़गार हो रहे हैं या फिर रोज़गार की तलाश में मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क शिफ्ट हो रहे हैं और इसमें मुसलसल इजाफा भी हो रहा है। वफाकी इदारा शुमारियात ने कौमी लेबर फोर्स सर्वे 2024-25 के नताइज जारी किए, जिसके मुताबिक गुज़श्ता 5 साल में बेरोज़गारी में 0.8% तक इजाफा हुआ और इस वक्त तकरीबन कोई 80 लाख अफराद बेरोज़गार हैं। कौमी लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 3.3% आबादी बेरोज़गार है। सर्विसेज सेक्टर रोज़गार की फराहमी में टॉप पोजीशन पर है। रोज़गार फराहमी में ज़राई शोबा दूसरे और सनती शोबा तीसरे नंबर पर है। हुकूमत के दावे नाजरीन अपनी जगह, मगर आवाम एक जानिब बेरोज़गारी से तंग है और दूसरी जानिब महंगाई का जिन अभी भी लगता है बोतल से बाहर है। जब किसी के पास रोज़गार ही नहीं होगा तो उसे कम कीमत की चीज़ भी महंगी ही महसूस होगी। महंगाई कम करने और रोज़गार की फराहमी के लिए हुकूमत के लिए क्या चैलेंजेस हैं, क्या इकदाम कर सकती है, खसारे का शिकार हुकूमती इदारों को प्राइवेटाइज़ करने के लिए हुकूमत की क्या हिकमत अमली है, और उससे बढ़कर ये कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाने की बात हो रही है। इन्वेस्टमेंट आती है मगर बहुत सारी कंपनीज हमने इस पूरे टाइम में देखा है कि शट डाउन भी हुई हैं। हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में हमारे मईशत हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। एक तो ज़ाहिर है कि हम इस पर भी बात करेंगे जो टर्मिनोलॉजीज़ हमने इकॉनमी में हमारे वज़ीर साहब को इस्तेमाल करते हुए देखी है, पाकिस्तान अच्छी तरक्की कर रहा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने आज गुफ्तगू की उन लोगों से जिनसे वो मिले जो जीते हैं बाई इलेक्शन, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टेक ऑफ कर चुका है। हमारे वक्त में महंगाई की शरह बहुत कम थी, फिर जब हमने हुकूमत छोड़ी तो 29% पे शरह थी और आज सिंगल डिजिट पर आ चुकी है। कैसे एनालिसिस करेंगे इस पर? देखिए, मईशत को अमूमन बहुत पेचीदा बना के पेश किया जाता है। इतनी पेचीदा माशी बहस होनी नहीं चाहिए। देखिए, अगर हम मईशत को दो हिस्सों में बांट लें, एक जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल सेक्टर यानी कि बैरूनी सेक्टर, और एक इंटरनल सेक्टर अंदरूनी सेक्टर। बैरूनी सेक्टर में वाकई में बहुत सारी अचीवमेंट सामने आती हैं, यानी कि जो ट्रेड डेफिसिट था वो सरप्लस में बदलता नजर आया। जो स्टेट बैंक के ज़खायर थे वो बहुत तेजी से कोई 3 बिलियन 4 बिलियन के करीब थे, तो वो कहीं 16-17 में। अब आ जाए अंदरूनी सेक्टर जहाँ पे 24 करोड़ पाकिस्तानी रहते हैं, जहाँ आप और मैं अपनी जिंदगी बसर करते हैं। वहां पे हुआ कुछ ऐसे कि पिछले कोई 2.5-3 सालों की अगर आप मजमूई महंगाई निकाल लें तो कम से कम कोई 70-80% चीजें जो हैं, अशिया जो हैं वो महंगी हुई। और इस पीरियड के दौरान अगर आप खुशकिस्मत पाकिस्तानी हैं तो शायद आपकी 8-10% तनख्वाह बढ़ी हो, वरना मोस्टली तनख्वाहें नहीं बढ़ी। अब होता यह है कि अगर महंगाई 70-80% तक पहुंच जाए, तनख्वाहें आपकी बढ़े ना, तो फिर कुव्वत खरीद खत्म हो जाती है। मेरा ख्याल है आपने ब्रीफ बताई में अपना इसका जिक्र भी किया कि अगर कुव्वत खरीद खत्म हो गई है, अगर बिजली का बिल पे करने के बाद, गैस का बिल पे करने के बाद, बच्चों की फीस पे करने के बाद आपकी जेब में पैसा ही नहीं बचा, तो फिर हुकूमत चाहे आपको ये बताए कि चीजें बहुत सस्ती हो गई हैं, जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप खरीदेंगे क्या? तो असल प्रॉब्लम कुव्वत खरीद का है, और कुव्वत खरीद आप समझिए कि पिछले साल भर में, 1.5 साल भर में उसका आप कहिए कि बेड़ा गर्क हो गया। कुव्वत खरीद पाकिस्तानियों की खत्म हो गई, और उसी के नतीजे में फिर हम देख रहे हैं कि तकरीबन आधी पाकिस्तान की आबादी जो है वो शरह गुर्बत से गिर गई। तो बैरूनी सेक्टर बहुत अच्छा जा रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं, और अंदरूनी सेक्टर में मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान की तारीख में कभी तकरीबन आधी आबादी जो है वो शरह गुर्बत से गिर गई। आप गालिबन उस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान की जो
पॉवर्टी लाइन से बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों की तादाद है उसमें इजाफा हुआ है, और ये तो ज़ाहिर है कि हकीकत है। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं डॉक्टर साहब के वेरी ब्यूटीफुली सेट कि आपकी क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो जाती है। तो जो लोग बेरोज़गार हैं, जिसमें इजाफा हुआ है ड्यूरिंग ऑल दीज 5 years, जिसकी तादाद हमें बताई जा रही है, शरह बताई जा रही है 0.8। वो देखने में या पढ़ने में बड़ा छोटा नंबर लगता है, मगर वो जो बेरोज़गार होते हैं उनको पता होता है कि वो कैसे अपना गुजर बसर करेंगे। अच्छा, ये जो शरह बड़ी है या 80 लाख लोग जो हैं वो बेरोज़गारी की तरफ गए हैं, इसकी क्या वजह है? क्योंकि हमें तो हुकूमत बताती है कि हम मुल्क में सरमाया लेकर आएंगे तो ज़ाहिर नौकरियां भी आएंगी, जब हम नए प्लांट्स लगाएंगे, नई चीज़ें इन्वेस्टमेंट की तरफ लेके जाएंगे तो लोगों का रोज़गार भी बढ़ेगा। हाउ डू यू सी दैट? अच्छा, पहली बात तो ये 0.8 पिछले साल के मुकाबले में बढ़ी है। जो शरह है वो 7.1 है। ये हुकूमत की ऑफिशियल शरह है। वो कह रहे हैं कि 7.1% अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, मेरे ख्याल में जो पढ़ा लिखा जवान तबका है, वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट की शरह है, मेरा तो ख्याल है वो 20-25% है। 7% का मालूम नहीं कि ये फिगर कहाँ से लेके आते हैं। जो असल हकीकत है वो हुकूमत के अदाद शुमार से कहीं ज्यादा है। अब इसका सारा का सारा बोझ हुकूमत के ऊपर नहीं डाला जा सकता। उसकी वजह यह है कि हमारी आबादी जो है रोजाना की बुनियाद पे तकरीबन 20,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब 20,000 का मतलब ये है कि सालाना की बुनियाद के ऊपर तकरीबन 50 से 60 लाख नई नौकरियां चाहिए। अब कोई भी मईशत कितनी भी तेजी से क्यों ना ग्रो करे, 50-60 लाख नौकरियां साल की उसमें नई क्रिएट नहीं हो सकती। तो एक तो ये फोकस जरूरी है कि ये जो 20,000 रोजाना की बुनियाद पे आबादी बढ़ रही है, इस रफ्तार से नई नौकरियां क्रिएट नहीं हो सकती, पहली बात। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज इस रिपोर्ट में ये आई है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो शरह है वो सबसे ज्यादा है, और उसकी वजह शायद वहां पे दहशतगर्दी की वजह हो सकती है। लेकिन जो उससे सरप्राइजिंग बात है कि पंजाब में वो सेकंड हाईएस्ट आई है खैबर पख्तूनख्वा के बाद। अब पंजाब को तो हम कहते हैं कि वो हमारा इंडस्ट्रियल हब है। इसका मतलब ये है कि पंजाब के अंदर भी जो इंडस्ट्री है, जो सनतकारी है, जो सनतें हैं, वो बढ़ नहीं रही, वो फैल नहीं रही, वो एक्सपैंड नहीं कर रही ताकि नई नौकरियां क्रिएट हो। और वहां पे जो उसकी शरह आ रही है वो चारों सूबों में सेकंड हाईएस्ट। अब करना क्या है? देखिए, ये सारी हमने हकायक की बात कर ली। अब करना क्या है? 2-4 चीजें की जा सकती हैं। एक तो जिस तरह दुनिया में आईटी सेक्टर की ग्रोथ हो रही है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर गूगल वाले 3-3 महीने के फ्री कोर्सेज दे रहे हैं, हवावी वाले 3-3 महीने के फ्री कोर्सेज दे रहे हैं। नेपटेक चाहिए, पाकिस्तान को ऑफिशियली चाहिए कि वो गूगल के साथ, हवावे के साथ किसी किस्म की पार्टनरशिप करे। और ये जो 25% मैं कह रहा हूँ कि शरह है जवान पढ़े लिखे तबके में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको कहीं इस रुख पे चलाया जाए। और एक और चीज मैंने देखी है कि बहुत सारी दुनिया के ममालिक जहाँ आबादी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, वहाँ पे एप्स आई हैं जो कि स्किल है। मसलन फिलीपींस के अंदर अगर आप रहते हैं और आपके पास एक पर्टिकुलर स्किल है, आप प्लम्बर हैं या इलेक्ट्रिशियन है, तो वो उन ममालिक का एक ऐप है जहाँ पे इन लोगों की जरूरत है। तो वो मिला देता है उन लोगों को जिनके पास स्किल है जैसे पाकिस्तान के अंदर, और उनको आप मिला दें सऊदी अरेबिया के साथ, दुबई के साथ, अबू धाबी के साथ, तो कुछ इकदामात हुकूमत को उठाने पड़ेंगे। ठीक, आपने अच्छा किया ये बात भी कर दी है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती है, ये मसला है, लेकिन पॉपुलेशन, बढ़ी हुई पॉपुलेशन अगर बेरोज़गारी की तरफ ज़्यादा माइल होती है तो ये ज़्यादा बड़ा मसला है। और हमारे सामने जो है वो चीन की मिसाल भी मौजूद है। भारत आईटी सेक्टर में कहाँ निकल गया, हमारे सामने ये भी मौजूद है। वेरी वेल सेड। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, डिजिटल करेंसी के बारे में बहुत बात की गई थी। डिजिटल करेंसी में इन होना आना, क्रिप्टो करेंसी, ये बड़ा शोर डाला गया था और इसे एक रोल मॉडल के तौर पर पेश किया गया था कि हम दुनिया से कहीं पीछे न रह जाएं। एकदम खामोशी क्यों हो गई, और ये डिजिटल करेंसी क्या किरदार अदा कर सकती थी पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी में? देखिए, आजकल की दुनिया में जो दो इंसानी तारीख की सबसे बड़ी इजादात हैं, वो एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है
और दूसरी उसको ब्लॉकचेन कहा जाता है। अब हम कह देते हैं कि क्रिप्टो करेंसी तो एक बाय प्रोडक्ट है ब्लॉकचेन का। हाँ, अब होना क्या है, अगले 5 से 10 सालों में तकरीबन दुनिया की हर चीज जो है वो ब्लॉकचेन पे जा रही है। करेक्ट। यानी कि आपका ब्लॉकचेन पे चला जाएगा, आपकी कार ब्लॉकचेन पे चली जाएगी, आपकी जायदाद ब्लॉकचेन पे चली जाएगी। एवरीथिंग इज मूविंग टुवर्ड्स ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन उस वक्त तक नहीं चलता जब तक वो क्रिप्टो करेंसी उस पर्टिकुलर ब्लॉकचेन की ना चल रही। तो ये याद रखिए कि क्रिप्टो करेंसी इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट। असल चीज जो है वो ब्लॉकचेन है, और चाहे पाकिस्तान उसका हिस्सा बने या ना बने, दुनिया उस सिमत में जा रही है। अगर हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे तो हम दुनिया से पीछे रह जाएंगे। तो ब्लॉकचेन तो आना ही आना है, क्रिप्टो करेंसी जो है वो आनी ही आनी है। आपके पास, हमारे पास पाकिस्तान में चॉइस है कि हम उस सिमत में उस ब्लॉकचेन का हिस्सा बने या ना बने। अगर ना बने तो दुनिया से पीछे रह जाए। ठीक, और हम देख रहे हैं कि हमारा हमसाया भारत इस पे ऑलरेडी बहुत तेज़ी से काम कर चुका है ब्लॉकचेन का, जिस पे आपने जिक्र किया है, और होना भी यही चाहिए कि दुनिया से पीछे नहीं रहना। तो फिर बहुत सारी पॉलिसीज़ को रिफाइन करने की ज़रूरत है, बुनियादी चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। लास्टली मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब इस चीज़ पर भी ज़रा थोड़ा सा रोशनी डालिएगा कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट के बारे में SIFC का प्लेटफॉर्म हो या दीगर इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए, क्या समझते हैं कितनी स्टेबिलिटी आई है? क्योंकि हमें ये बताया जा रहा है कि डॉलर जो है वो मुस्तहकम है, रुपए की कदर गिर नहीं रही है, वो मुस्तहकम है और इन्वेस्टमेंट मुल्क में आ रही है। तो वेयर डू यू सी ऑल दीज थिंग्स? क्योंकि जिस तेज़ी से इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, मैं रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, बहुत सारी कंपनीज शट डाउन हुई हैं पाकिस्तान में, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट गई भी है। देखिए, जब तक बिजली का रेट जो है वो 20-22 सेंट का होगा, जबकि हमसाया मुल्कों में वो उससे आधे से भी कम होगा। जब तक कॉर्पोरेट टैक्स रेट का, जो पाकिस्तान में टैक्स रेट है, वो तकरीबन 50-54% पे चला जाता है। वो दुनिया का परहैप्स सेकंड हाईएस्ट टैक्स पेयर है। दुनिया में शायद एक मुल्क और है जिसका कॉर्पोरेट टैक्स रेट पाकिस्तान से ज्यादा है। तो जब तक तो बिजली का रेट ये रहेगा, जब तक कॉर्पोरेट टैक्स का रेट ये रहेगा, तो हम भूल जाएंगे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने वाली। हैविंग सेड दैट, एक चीज कहलाती है सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट, यानी कि कॉपर के अंदर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी, बिकॉज कॉपर जो है वो दुनिया भर की एक जरूरत है और खुदा ने पाकिस्तान को कॉपर बेतहाशा दे रखा है। इसी तरह रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, वो पाकिस्तान में बहुत क्वांटिटी में मौजूद हैं। एट द सेम टाइम कॉपर के अंदर और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अंदर बेतहाशा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने के लिए तैयार है, अगर हम अपने आप को एक माहौल पाकिस्तान के अंदर क्रिएट करें। तो इसमें सिक्योरिटी इश्यूज भी हायल होते हैं। इसमें ज़ाहिर है कि आपने जैसे कि बताया, और बिजली जो है वो खत्ते में सबसे महंगी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वजह है कि हमने देखा कि हमारे यहाँ पर भी जो लूम्स हैं वो बांग्लादेश से शिफ्ट हुई है। लास्टली इसी के रोशनी में या इसी के तसलसल में एक और छोटी चीज़ मुझे डिस्कस करनी है क्विकली, वो ये है कि पाकिस्तान इस वक्त मई के बाद बहुत अच्छी एक मुस्तहकम पोजीशन पर है। तो हम इसे मुआशी मैदान में किस तरीके से कैश कर सकते हैं? क्योंकि हमने बहुत सारे मुआहदे किए, अमेरिका के साथ भी किए हैं, चाइना के साथ भी है, हम अज़रबैजान के साथ भी बहुत सारी चीज़ें तय कर चुके हैं, चाहे वो दिफाई हों या दीगर मामलात हों। तो हमें और इसको पुश करने की कितनी ज़रूरत है? देखिए, सफारती हवाले से जहाँ तक ताल्लुक है, मैंने पिछले कोई 70-80 सालों में पाकिस्तान को इस बुलंदी पे पहले नहीं देखा। करेक्ट। जो डिप्लोमेटिक सक्सेसेस हैं, आप देखिए कि पाकिस्तान का अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, चीन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आपने जिक्र किया कि सऊदी अरेबिया के साथ हमारा डिफेंस का पैक्ट हो गया है। किसी वक्त हम ये कहलाते थे कि हम सऊदी अरेबिया से एड डिपेंडेंट हैं, अब हम सऊदी अरेबिया के सिक्योरिटी पार्टनर बन गए हैं। रूस के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। तो शायद ही दुनिया में इस वक्त कोई और मुल्क हो जैसे ताल्लुकात पाकिस्तान के बड़ी बड़ी ताकतों के साथ हैं, ऐसा शायद किसी और मुल्क के ऐसे ताल्लुकात ना हो। अब आपका सवाल बड़ा वैलिड है कि इन हालात को सामने रखते हुए, इन अच्छे ताल्लुकात को सामने रखते हुए हमने पाकिस्तान की माशी तरक्की किस तरह देखनी है। देखिए, बहुत सारे MOUs जो हैं वो साइन किए गए हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ MOU की तारीख ऐसी रही है कि हम MOUs को
कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो इस दफा जो कोशिश होनी चाहिए वो टारगेटेड कोशिश होनी चाहिए कि जो MOUs हमने साइन किए हैं उनको किसी तरह से कैश में कन्वर्ट किया जाए और उनको किसी तरह नौकरियों में कन्वर्ट किया जाए। अब कल ही मैंने देखा कि अमेरिका का जो एक्सिम बैंक है उसने तकरीबन $1.25 बिलियन रेकोडेक के लिए एलोकेट किया है। Exactly. अब रेकोडेक में नौकरियां भी क्रिएट हो सकती हैं, रेकोडेक के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट किया जा सकता है। तो सिम्प जो है वो हम दुरुस्त कर लेंगे तो मैं समझता हूँ इन दो सेक्टर्स के अंदर, कॉपर के अंदर और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अंदर कैश भी आएगा और नौकरियां भी बनेंगी। और इसके लिए जो हमें IMF ने कुछ सजेशन दी, जो पाकिस्तान की उस पर रिपोर्ट तैयार की करप्शन के ऊपर, उस पर भी मेरा ख्याल से थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, तो फिर आप जितना मर्जी इन्वेस्टमेंट लेकर आने की कोशिश करें या मुल्क में अच्छा करने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं लूप होल्स मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने हमें डिटेल में हमारे साथ डिस्कस किया जो इकॉनमी की सिचुएशन है पाकिस्तान में। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, कल फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।